अगर हम लोग आज कंसीडरेशन की बात करें तो कंसीडरेशन सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। अब कंसीडरेशन की अगर बात करें तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर कह लो चाहे ऑफरर कह लो, दोनों अलग होते हैं एक ही होते हैं। जो ऑफर देता है सामने वाले बंदे को, मान लो ये दो लोग हैं, ए है और बी है, ए बी को ऑफर दे रहे हैं, मतलब कुछ करने या कुछ ना करने के लिए समझ लो पूछ रहे हैं, इसको हम ऑफर देना बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध लैंग्वेज में। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैड डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट एब्सटेन और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। समझ में आया? नहीं आया होगा। कह रहे हैं एक एक वर्ड का मतलब समझना। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऑफर दिया गया, एक्सेप्टेंस दिया गया है, तो दोनों पार्टी का एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। कह रहे कंसिडरेशन अगर होगा तो या तो प्रॉमिसी के जो द्वारा होगा या किसी अदर पर्सन के द्वारा। मतलब कि मान लो आप पढ़ने आए हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है? हम आपको नॉलेज देंगे, आप हमको क्या देंगे? पैसे देंगे। कंसिडरेशन आपकी तरफ से भी है, हमारी तरफ से भी है। कंसिडरेशन आप दे रहे हैं, ऑफरी भी दे रहा है या प्रॉमिसी भी दे रहा है और प्रॉमिसर भी दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है ना। अब अगर हम लोग बात करें, अगर आपकी फीस आपके पापा देंगे तो हम नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना। तो अगर कंसिडरेशन की बात करें तो चाहे प्रॉमिसी दे या फिर उसके बिहाफ पे एनी अदर पर्सन दे। एनी अदर पर्सन का मतलब आपके फादर। समझ में आया? हमारे एग्जांपल में हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने के लिए, पढ़ाने के लिए देंगे, या तो कुछ ना करने के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए। जैसे हमने बताया था कि मान लो हम लॉ पढ़ाते हैं, टैक्स पढ़ाते हैं। अब लखनऊ में कोई कॉम्पिटिटर है हमारा, कह रहा है ये लो 10 करोड़ रुपए लो, और लखनऊ में नहीं पढ़ाओगे पूरे, तो कुछ ना करने के लिए हमें वो पैसे दे रहा है, कंसिडरेशन दे रहा है कि आप कुछ नहीं करोगे, मतलब हमें नहीं पढ़ाने के पैसे मिल रहे हैं। हम 10 करोड़ रुपए लेंगे, एफडी कराएंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और घर में आराम से सोएंगे। समझ लो? तो हमको कुछ करने की नीड है नहीं है, उसके लिए हमको कंसिडरेशन मिल रहा है। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कुछ हम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं उसके लिए, या तो पास्ट में कुछ हम कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। तीनों सेंटेंस में बात की गई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। सच एक्ट और एब्सटेन और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। जो एक्ट करेंगे, जो काम करेंगे, जो प्रॉमिस होगा, उसको हम लोग कंसिडरेशन बोलेंगे। समझ में आया होगा एक एक वर्ड का मतलब, मीनिंग। अगर हम सिंपल, ये तो लॉ की लैंग्वेज हो, जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट लिखी जाती है, लेकिन अगर लॉ की बात करें तो मीनिंग क्या होगी? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब है कि हमने आपको ऑफर दिया और आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो हमारी तरफ से कुछ रिटर्न होगा और आपकी तरफ से भी कुछ रिटर्न होगा, समथिंग इन रिटर्न बोला जाता है। इट मे बी एन एक्ट और एब्सटेन और प्रॉमिस, कुछ करने के लिए, एक्ट का मतलब कुछ करना, या फिर कुछ करने से रोकना, ना करना, दोनों के लिए भी हो सकता है। समझ में आया होगा? As per section 25 of the ICA Act, Indian Contract Act, an agreement made without consideration is void। कह रहे हैं बिना कंसिडरेशन के अगर एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो वाइड है। मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं अगर, और आप पैसा नहीं दे रहे तो वो वाइड है, इसीलिए फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए। समझ में आया? कि हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो हमारी तरफ से तो कंसिडरेशन होगा, नहीं होगा? वो तुम्हारी तरफ से नहीं है तो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, इसीलिए फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए। समझ में आया? तो बिना अगर कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट किया जा रहा है तो वो वाइड होता है। इसके एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ जो है केसेस में जो है ये विदाउट कंसिडरेशन अगर है तो वो वैलिड रहता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन 3 टाइप की होती हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट का मतलब है, मान लो तुम्हारे पापा की एक शॉप है कंस्ट्रक्शन की, जिसपे घर वर बनने से संबंधित सारा सामान मिलता है, और हमारा घर बन रहा था। हम तुम्हारे पापा से 2 लाख रुपए का सामान ले आए, समझ गए?
अब तुम पढ़ने आए सीए में, तुम्हारे पापा ने कहा सर वो 2 लाख रुपए याद है ना आपको? हमने कहा याद है। क्या लगे उसी से एडजस्ट कर लीजिए। तो कंसीडरेशन कहीं ना कहीं तुम्हारे पापा की तरफ से, मतलब तुम्हारी तरफ से कंसीडरेशन पास में दी जा चुकी है, हमारी कंसीडरेशन प्रेजेंट में दी जा रही है। तो कंसीडरेशन पास्ट वाली भी हो सकती है, मतलब पास्ट कंसीडर को भी हम पास्ट कंसीडरेशन को भी कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आया? इन केस ऑफ पास्ट कंसीडरेशन द प्रोमिसर हैड रिसीव्ड का मतलब पहले से रिसीव हो चुका है, रिसीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है यहां पे। द कंसीडरेशन बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस करने से पहले तुम्हारे पापा पढ़ाने आए, प्रॉमिस तो तब हुआ ना हम लोगों का कि हमारा बच्चा सीए में कर रहा है, इसको पढ़ा दीजिए। जब हमने सामान खरीदा था तब प्रॉमिस नहीं हुआ था कि हमारे लड़के को पढ़ा दीजिए, उसके बदले में हम सामान दे रहे हैं। अभी ये प्रॉमिस हुआ। उनको याद था कि 2 लाख रुपए बाकी है, तो सर फीस देख लीजिएगा वही वाली। हम भूले पड़े हैं, वैसे देने वाले कहाँ याद रहते हैं है कि नहीं? हम भूले पड़े हैं, वो भी 2 लाख रुपए तो बिल्कुल भूल जाएंगे, दिमाग ही से उतर गया। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कंसीडरेशन, प्रेजेंट को हम लोग एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन भी बोलते हैं। मतलब 2 पार्टीज हैं, हमने आपको पढ़ाया, आपने पैसा दिया, दैट इज एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन या फिर प्रेजेंट कंसीडरेशन। समझ रहे हो? इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आपने पढ़ाया, आपने पढ़ा, हमने पढ़ाया, ठीक है, हमने नॉलेज दिया, आपने पैसा दिया, प्रेजेंट कंसीडरेशन। प्रेजेंट कंसीडरेशन इज वन इन विच वन ऑफ द पार्टीज to the contract has performed his part of promise which constitute the consideration for the promise by the other side is known as present consideration। मतलब एक साइड वाला अपना प्रॉमिस पूरा कर दे, दूसरी साइड वाला भी अपना प्रॉमिस पूरा कर दे, दैट इज कॉल्ड अपना प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन, सर पैसे नहीं है हमारे पास, पढ़ा दो, फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, पढ़ा हम अभी रहे हैं, हमको कंसिडरेशन कब मिलेगा? फ्यूचर में। एक पार्टी इसमें में से अपना कंसीडरेशन प्रेजेंट में देता है और दूसरी पार्टी जो है वो अपना कंसीडरेशन फ्यूचर में देता है। व्हेन कंसीडरेशन इज टू बी मूव्ड एट अ फ्यूचर डेट देन इट इज कॉल्ड फ्यूचर कंसीडरेशन। किसी फ्यूचर डेट को कंसीडरेशन मूव हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूचर कंसीडरेशन। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है? इतना सिंपल है, कितना इजी है ये सब चीजें। फालतू में तुम लोग जो है टेंशन लेते हो। ठीक है, इतना पढ़ लो, मीनिंग वीनिंग कोशिश करो जितना क्लास में पढ़ो वो क्लास ही में याद हो जाए। सर ये कैसे होगा? यहीं पे जब कहते हैं पढ़ने के लिए तो 2 बार 3 बार रीड कर लिया करो। लॉ हमेशा रीडिंग से याद होती है, रटने से नहीं। मल्टीपल टाइम रीडिंग, सुबह उठ के रीडिंग करोगे तो सुबह उठ के तो सर क्लास आते हैं, क्लास से पहले रीडिंग करके आओ ना। तो सर कैसी बात करते हैं, 8 बजे की क्लास है तो 7:55 पे तो हम उठते हैं 8:30 बजे। बताओ, आधे घंटे लेट आता है जब 2 क्वेश्चन सर करा चुकते हैं। क्यों? अभी तो ठीक है, एंट्री बंद हो जाएगी कुछ दिन में, अभी बस 2 दिन रुको, 2 दिन रिजल्ट आने ही वाला है समझे? रिजल्ट वाले दिन जरूर आना, ठीक है? तफसीर रिजल्ट वाले दिन हम जरूर मिलना चाहेंगे। फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा 2 दिन में, इंटर वाले मत डरे फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा। हैं? दिए हो क्या एग्जाम? तो फिर क्या जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनको रिजल्ट की क्या टेंशन, वो लोग आराम करें अपना। कितना बढ़िया लगता है दूसरों का रिजल्ट जब आता है ना? मतलब मजा आता है दूसरों, अरे रिजल्ट आएगा, अरे देखेंगे उनका कितना है या उनका कितना है। तो जब अपना आता है तो यही होता है मत आए होता है ऐसा? तो अपना होता है तो यही होता है कि मत आए रिजल्ट, वही अच्छा है। थम जाए, इंस्टीट्यूट में आग लग जाए, समझ रहे हो? कोई ब्लास्ट हो जाए, हमारी कॉपी जल जाए, दिमाग में आता है कि नहीं? ये थॉट आता है कि नहीं? ये थॉट दिमाग में आता है। कोई कह लो दिल्ली में नोएडा वाला चैप्टर जल जाए वहीं कॉपियों पे रखी जाती ना कि तो सर आप बता रहे हैं,
तो हम छोड़ देंगे वहीं में, हम लोकेशन दे देंगे। ऐसे बोलने वाला नहीं है ऑनलाइन क्लास में, समझ रहे हो। पता चले कोई काउंसिल मेंबर देख ले, कहते ये तो प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों को, सुपारी दे रहे हैं बच्चों को चैप्टर उड़ाने की, वो पता चले मतलब हो भी रहा है दिल्ली उल्ली में समझ रहे हो, इस समय हो भी रहा है दिल्ली में, पता चले कहीं कुछ हो जाए, इल्जाम हमारे ऊपर सर अंदर बैठे जीप जो हम मंगवाते हैं हर बार, जीप, वो जीप हम ही को उठा के ले जा रही है। डॉक्टर को बुलाया था, उड़ाया था, कौन सा डॉक्टर? अभी जो ब्लास्ट हुआ था मेरे डॉक्टर ने। अच्छा अच्छा। आपके टीचर। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन, वैलिड कंसिडरेशन के लिए कुछ एसेंशियल चीजें हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स कह सकते हैं। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट अ डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन हमेशा जो प्रोमिसर की डिजायर पे, जो ऑफरर होता है उसकी डिजायर पे मूव होना चाहिए, जिस तरीके से उसको कंसिडरेशन चाहिए। जैसे कि हमने कह दिया कि हम कैश पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम प्रोमिसर हैं, तो आपको जिस फॉर्म में हम कहेंगे उस फॉर्म में पेमेंट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। कंसिडरेशन मूव करेगी हमारी डिजायर पे, हमारी इच्छा पे। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट अ डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, whatever is done must have been done at a desire of the promiser and not voluntary, अपनी इच्छा से आप नहीं करोगे। आप क्या किए, हमसे कुछ नहीं पूछे, आप डायरेक्टली फीस हमारे नंबर पे सेंड कर दिए। हो सकता है हम उस नंबर को यूज ना करते हो, उस नंबर पे यूपीआई ना हो, समझ रहे हो। तो कंसिडरेशन हमारे अकॉर्डिंग दोगे, गलत दे दिए तुम जिम्मेदार, हम नहीं जानते, हमें पैसा चाहिए हमारा। नॉट डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी की डिजायर पे उसको मूव नहीं करेंगे। अब एग्जांपल दे रखा है, इफ मुन्ना, मुन्ना जानते हो, rushes to circuits help whose house is on fire, there is no consideration but an voluntary act, but if मुन्ना goes, अब यहां तक अगर पढ़ोगे तो ये एक पार्ट है, कह रहे हैं अगर मुन्ना और सर्किट, मुन्ना भाई देखी होगी मुन्नी मूवी सबने, मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो अगर सर्किट का घर जल रहा है और मुन्ना भाई गए और पानी वानी डाल दिया, तो कह सकते हैं पानी डालने के बदले में 1000 रुपये हमको लाओ, नींद अपनी जो है तोड़ के हम आए हैं तुम्हारी मदद करने, तुम्हारा घर बचाने जलाने कह रहे, ठीक है, तुम्हारा घर बचाने। तो ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि ये वॉलंटरी एक्ट है। वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं मुन्ना भाई, कोई कह रहा है उनसे करने के लिए, नहीं कह रहा है, तो यहाँ पे एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। मतलब कंसिडरेशन हमारा हमेशा जो प्रोमिसर है, मतलब जो मुन्ना भाई हैं, सॉरी सर्किट जो प्रोमिसर हैं वो कहते हैं इनसे, मुन्ना भाई से, कि हमारा घर जल रहा है, बचाओगे तो हम तुमको 1000 रुपए देंगे, समझ रहे हो, तब जाके वो कंसिडरेशन वैलिड होती। बट इफ मुन्ना गोज टू सर्किट हेल्प्स एट सर्किट रिक्वेस्ट, अगर सर्किट ने रिक्वेस्ट की कि चलो तुम, नहीं तो घर हमारा जल जाएगा, देयर इज अ गुड कंसिडरेशन एज सर्किट डिड नॉट विश टू डू एक्ट ग्रेजुअलिटी विदाउट कंसिडरेशन। कह रहे हैं अगर बात किया जाए तो जो सर्किट है उन्होंने रिक्वेस्ट की काम करने के लिए, और कुछ अमाउंट भी हो सकता है तय किया हो, तो अगर इस केस में देखा जाए तो वैलिड कंसिडरेशन हो जाएगा। इसी तरीके से एक उदय भाई और मजनू भाई का एग्जांपल है। उदय भाई थे, एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू मजनू भाई फॉर 50,000 रुपीज। उदय भाई मजनू भाई को अपना घर बेचेंगे 50,000 रुपए में। हेयर कंसिडरेशन फॉर उदय भाई फॉर सेलिंग हाउस टू मजनू भाई इज कंसिडरेशन to 50,000 rupees from Majnu bhai and consideration for Majnu bhai paying 50,000 to Uday bhai selling his house। समझ में आया? आ गया होगा, नहीं आया? देखो दो लोग हैं, एक उदय भाई है यूबी और एक है मजनू भाई एमबी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें उदय भाई और मजनू भाई की, तो उदय भाई अपना घोड़ा बेचेंगे, हॉर्स, ठीक है, तो इनका घोड़ा तो हम बना नहीं पाते हैं तो हम लिख देते हैं, ठीक है, हॉर्स बेचेंगे और मजनू भाई इनको 50,000 रुपए देंगे। तो उदय भाई के लिए कंसिडरेशन क्या है? 50,000 रुपए, और मजनू भाई के लिए कंसिडरेशन क्या है? हॉर्स। यही बात लिखी हुई है, समझ में आया? कितना इजी है। आगे क्या दे रखा है? कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन।
कह रहे कंसिडरेशन प्रोमिसी के एंगल से भी हो सकता है या किसी एनी अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन के उससे भी हो सकता है। समझ में आया? हमने बताया तुम्हारी जगह तुम्हारे पापा तो पैसा देंगे ना, मतलब अगर देखोगे ऑफरर हम है, ऑफरी तुम हो, या फिर कह लो प्रॉमिसर हम है, प्रॉमिसी तुम हो, लेकिन कंसिडरेशन कोई दूसरा दे रहा है, तो कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर वो तुम्हारे बिहाफ पे दे रहा है, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। अगर प्रॉमिसी के बिहाफ पे कोई कंसिडरेशन दे रहा है तो उसको वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। समझ में आया? इसमें एक केस लॉ भी है, चिनैया वर्सेस रमैया, याद है? नहीं, सब भूल गए हो तुम लोग। कंसिडरेशन में भी फर्निश्ड इवन बाय अ स्ट्रेंजर अंडर इंडियन लॉ। कोई स्ट्रेंजर भी अगर आपके बिहाफ पे पैसे दे रहा है, कंसिडरेशन दे रहा है, पैसे किसको बुरे लगते हैं, कंसिडरेशन किसको बुरा लगता है? लाओ। कंसिडरेशन कैन बी फ्रॉम एनी डायरेक्शन, इवन अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑफर कंसिडरेशन। कोई स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कंसिडरेशन को ऑफर कर सकता है। आई थिंक क्लियर होगी बात। अब इसमें एक केस है चिनैया वर्सेस रमैया। सर ये क्या है, इसको हम अपने तरीके से समझाते हैं पहले, फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे बुक में, ठीक है? एक थे मिस्टर ए और एक थी जो है एक्स लेडी थी, ओल्ड लेडी, ठीक है? और ये क्या थे? ओल्ड लेडी के ब्रदर थे। अरे ब्रदर ऑफ ओल्ड लेडी, ठीक है? ये ओल्ड लेडी के ब्रदर, और एक हम यहां पे लिख रहे हैं वाई, डॉटर ऑफ ओल्ड लेडी। तीनों लोग समझ में आए? ओल्ड लेडी का भाई, ओल्ड लेडी की बेटी। तो अगर देखोगे बेटी और ओल्ड लेडी के भाई के बीच में अगर देखोगे तो मामा भांजी का रिश्ता हुआ, हुआ हुआ कि नहीं? यही होता है ना, मामा भांजी बोलते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग देखें, इस ओल्ड लेडी मतलब ये लड़की जो थी वो छोटी थी, ठीक है? मतलब माइनर थी, ठीक है? तो ओल्ड लेडी ओल्ड थी तो सर ये कौन सी बात है? ओल्ड लेडी ओल्ड थी और जो डॉटर थी वो छोटी थी, माइनर थी, ठीक है? तो ओल्ड लेडी को चाहिए केयर टेकर, मतलब बुढ़ापे में जानते ही हो कोई चाहिए जो आपकी देखभाल करे। तो इनके जो ब्रदर थे वो इनकी जो है पूरी देखभाल करते थे। देखभाल करने के बदले में अब क्या किया, ओल्ड लेडी ने अपनी जो पूरी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को दे दी। गलत किया या सही किया? पूरी जिंदगी देख रेख भाई ने की, वो प्रॉपर्टी डॉटर को मिल गई, तो गलत किया या सही किया? गलत किया ना? बाहुबली वाला वो डायलॉग, गलत किया देवसेना है, नहीं करना चाहिए था ये। तो अगर हम बात करें, एक इन्होंने क्लॉज इसमें लिखा कि हम प्रॉपर्टी तो सारी आपके नाम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपने मामा जी को, हमारे भाई को, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई सहारा नहीं है, लेट एज्यूम, तो उनको 10,000 रुपीज मंथली देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बूढ़े हो जाएंगे। उनका कौन होगा? वो पैसे होते हैं तो सब होते हैं, समझ रहे हो? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, समझे? तो 10,000 रुपीज मंथली देंगे, ठीक है? ये एक्सपायर हो गई ओल्ड लेडी। अब जो है इनकी जो डॉटर थी ये अपना दिमाग लगाई, कहने लगी ये बताओ कि हम तो तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, लेकिन तुम्हारी तरफ से कंसिडरेशन क्या है, तुम क्या दे रहे हो? मामा से कहें कि हम तो तुम्हें खाली इधर से एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, उधर से तो कुछ नहीं हो रहा है। तो कंसिडरेशन का मतलब है कि दोनों लोग समथिंग इन रिटर्न कुछ होता रहे, उसी को कंसिडरेशन बोलते हैं। तो कह ले ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं चल पाएगा, हम तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, 10,000 के 10 रुपए नहीं देंगे महीने के। मना कर दिया उसने। इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, कहने लगे सारी जिंदगी हमने इसी आशा में जो है
अपनी बहन की सेवा की कि हमको पैसे मिलेंगे और अब मिल नहीं रहे। इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। कौन? मिस्टर ए ने, ओल्ड लेडी के भाई ने, कि लगे ये हमारी भांजी हैं, हमको पैसे नहीं दे रही, जबकि इनकी जो प्रॉपर्टी जो विल बनती है उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है कि हमको ये 10,000 रुपए महीने देंगी। तो उस लड़की ने दिखाया कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। समझ रहे हो? तो उसने जो है, मामा भी थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसने कहा कि इसकी एसेंशियल कंडीशन में देखो लिखा है कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसी भी दे सकता है और प्रॉमिसी की जगह कोई अनदर पर्सन भी दे सकता है। तो अगर देखा जाए तुम हमको जो 10,000 रुपए दे रही हो उसका कंसिडरेशन पहले ही हमारी बहन तुमको दे चुकी है प्रॉपर्टी के फॉर्म में। समझ रहे हो? मतलब कि हमारा कंसिडरेशन हमारी बहन ने दिया। कितनी अच्छी थी वो। तो कंसिडरेशन थर्ड पर्सन ने दिया है, उसके बदले में तुम हमें कंसिडरेशन दे रहे हो। मतलब कि इधर से इधर ये कंसिडरेशन मूव हुआ है। ये बात करें, ये कंसिडरेशन मूव हुआ है, उसके बाद ये वाई जो है अब कंसिडरेशन इधर मूव करेंगे 10,000 रुपए के रूप में। समझ में आया? तो कंसिडरेशन की अगर बात करें तो थर्ड पार्टी की डिजायर, मतलब थर्ड पार्टी से भी एक्सेप्टेबल है। इवन स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी कंसिडरेशन दे सकता है पैसे कि उसको बुरे लगते हैं। ठीक है, यही पूरा केस है चिनैया वर्सेस रमैया का। एक बार पढ़ लो, बस हमने नाम चेंज किए एक्स वाई करके, बाकी सब कुछ सेम है। ओल्ड लेडी, चाचा, पित्ते, सब तुमको समझ से मिलेंगे। पढ़ के देखो। बुक कहाँ है तुम्हारी आकांक्षा? नहीं लाए? भूल गई? है ना बुक तुम्हारे पास? नीचे करे पढ़ा, नीचे हल्का सा ये पढ़ो। वही लिखा हुआ है, कुछ अलग लिखा हुआ है? सेम टू सेम वही होगा, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा तुमको सिंप्लीफाइड मैनर में बताया। ठीक है, इसको नोट करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं। नोट के आधे बच्चों का बुक ही नहीं है। तफसीर बुक नहीं मिली? नहीं मिली? अरे बुक तुम करोगे भी क्या? रिजल्ट आ जाए मेरे। कहते सर ये बात अच्छी नहीं लगती हमको, रिजल्ट से रिलेटेड कोई मजाक नहीं। क्यों तफसीर?
आगे अगर हम लोग बात करें, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग इन ऑफ वैल्यू, कंसिडरेशन कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कंसिडरेशन कि कोई लॉ की नज़रों में वैल्यू नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ कुछ ना कुछ उसका प्राइस होना चाहिए। जैसे कोई लिविंग थिंग भी है या थिंग भी है, कोई वस्तु भी है, तो उसका कुछ ना कुछ प्राइस होना चाहिए। समझ रहे हो? कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ द लॉ एंड इट शुड बी रियल, रियल होना चाहिए, कोई फिक्शनल चीज़ नहीं होना चाहिए, कोई जादूगर वागदूगर टाइप के नहीं होने चाहिए। तुम कंसिडरेशन कर लिए कि हम जो है क्या बोलते हैं, जादू से ये काम कर देंगे, वो कंसिडरेशन नहीं होगी, रियल चीज़ होनी चाहिए। कह रहे इट मे बी एन एक्ट एब्सटेंस और रिटर्न प्रॉमिस, कुछ एक्ट मतलब कि प्रॉमिस नॉट टू स्मोक इज अ निगेटिव एक्ट, कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। हमने कहा तुम अगर स्मोक नहीं करोगे तो तुमको हम ये करेंगे, इतने पैसे देंगे, शर्त लगोगी तुम स्मोक नहीं करोगे, तो क्या है, निगेटिव एक्ट है, कुछ ना करने के लिए बोला जा रहा है। समझ रहे हो? कुछ ना करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद प्रॉमिस टू नॉट टू रिफर द मैटर इन द कोर्ट, ये बोला जा रहा है, कुछ ना करने के लिए भी है। मान लो तुमने क्या किया, जा रहे थे बाइक से, एक बुड्ढे को उड़ा दिया रास्ते में, सर ऐसा जो है, ऐसा जो है बोल रहे हैं, मान लो गाड़ी से जा रहे थे, कोहरा गिर रहा है खूब तगड़ा, समझे, विजन क्लियर नहीं है, और जा रहा था बेचारा, तुमने उसका जो है उसको जल्दी पहुंचा दिया। एक दो ठंडी वो पार कर लेता, तुमने उसको जल्दी पहुंचा दिया। अब जो है उसके घर वाले कह रहे हैं कि हम कोर्ट में केस वेस कर देंगे। तुमने कहा केस वेस ना करो, या तुम्हारे पापा ने कहा, कहने लगे इकलौता लड़का है, क्यों है यार, कहने लगे इकलौता लड़का है और जितना पैसा बताओगे उतना दे देंगे, पैसे में तौल देंगे, जितने किलो का बुड्ढा था उतने किलो पैसे दे देंगे। समझ रहे हो? तो ऐसे करके कोर्ट में आप नहीं जाएंगे, उसके बदले में कंसिडरेशन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। प्रॉमिस टू परफॉर्म एट वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडे पार्टी, कुछ करने के लिए एग्जाम्पल दे दिया है कि कोई सिंगर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, पैसे लेते हैं, कंसिडरेशन लेते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो कुछ करने के लिए भी हो सकता है। समझ में आया? क्लियर? इट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर विच द प्रोमिसर ही इज ऑलरेडी बाउंड टू डू, कह रहे हैं ये आपका पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने वाली है। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ कंसिडरेशन में बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग तीनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकती है, लेकिन पास्ट कंसिडरेशन नहीं हो सकती है। बस इतना डिफरेंस है। क्लियर? जो इंडियन मतलब हमने बताया था, जो अपने ब्रिटिश लॉ है, इंडियन लॉ में कुछ 10-5% की चेंजेस हैं, वो 10-5% के चेंजेस यही हैं कि कुछ चीजें हम लोग अडॉप्ट करते हैं, वो लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं। इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, कह रहे कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि बेटा हम तुम्हें पढ़ाएंगे, ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस दिया, और आप कह रहे हैं सर पैसे तो है नहीं, आपने जो है एक हॉकी निकाल के सीट पे रखी, कहने लगे सर कोई भी काम हो बताइए। समझ रहे हो? कह रहे सर कोई आपको परेशान कर रहा है, सर आप कुछ बता रहे थे, आपके मोहल्ले में कुछ इशू चल रहा है, बताइए। समझ रहे हो? खाली एक फ़ोन करना पड़ेगा हमको, हमारे जानने वाले भी आ जाएंगे और हम सारा आपका काम कर देंगे। समझ रहे हो? या तो आपने क्या किया कि आप कहने लगे कि सर पढ़ा दीजिए, हमको पैसे नहीं है, आप जो बताएंगे वो कर देंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे सर। हमने कहा कि जो है यार हमारे पास मास्टर प्लान है बैंक लूटने का, समझ रहे हो, एग्जीक्यूट तुम्हें करना है, मतलब कि हम मेन फेस नहीं बनेंगे उस रॉबरी का, हम सब बता देंगे, करना तुम्हें अपने हिसाब से। तुमने कहा ठीक है सर, बस छोड़ दीजिए हमारे कंधों पे दारू मदारू, समझिए बैंक लूट गया। समझ रहे हो? तो तुम क्या कर रहे हो, एक अनलॉफुल एक्ट के लिए कमिटमेंट कर रहे हो।
आपकी तरफ से जो कंसिडरेशन आ रहा है वो लॉफुल है, अनलॉफुल है, फॉरबिडन बाय आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड में उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, वो एक्ट आप हमारे लिए कर रहे हैं, तो ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? पता चले बाद में बोलो सर ने बोला था हाथ पैर तोड़ दो, हमने तोड़ दिए, सर हमको पढ़ाएंगे, हाँ कहने लगे सर कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन होना चाहिए, हमने पढ़ा था क्लास में, तुमको खाली मान लो तुम लोगों ने इतना कंसिडरेशन पढ़ा, वो तुमको खाली इतना याद है कि सर ने बताया था कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब तुमसे किसी ने पूछा कह दो अब ये बताओ कि हम पढ़ें कैसे, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो हमको कुछ तो कंसिडरेशन देना था, तो हम अपनी हॉकी निकाल के रख दिए और हाथ पैर तोड़ दिए। समझ रहे हो? तो अनलॉफुल चीजें नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा, पढ़ सकते हो। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज अनलॉफुल अनलेस, कोई ऐसा काम किया जा रहा हो जो फॉरबिडन बाय लॉ हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, और इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड, ऐसे नेचर का काम है अगर परमिट किया गया इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, कोई भी प्रोविजन लॉ के तोड़ देगा, हार्म करेगा, ऐसा कोई काम हुआ, और इज फ्रॉडुलेंट, या तो फ्रॉडुलेंट नेचर का हो, और इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एनअदर, पर्सन किसी के या प्रॉपर्टी इनसे जो है रिलेटेड नुकसान पहुंचा रहा है किसी इंसान को, या फिर कोर्ट ने उस काम को इमोरल या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट घोषित किया है कि वो काम आप नहीं कर सकते, इससे समाज में गलत मैसेज आता है, प्रॉब्लम होती है। समझ में आया? यहां तक पढ़ लो, फिर हम लोग इसके एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं अभी, लग तो नहीं रहा बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं? बढ़िया है ना? हम लोग और डिटेल में जा सकते हैं, जाएं, थोड़ा और टाइम दे सकते हैं कंसीडरेशन पे, हमारे पास बातें बहुत है कंसीडरेशन को बताने वाली, समझ लो। हम तुम मेड्यूल को छोड़ो, समझ लो। हमारे बच्चे मेड्यूल नहीं देखते, ये बात याद रखना, वो बात हमें बताने की जरूरत नहीं, समझ लो। अभी रिजल्ट आएगा इंटरमीडिएट का, देख लेना, लॉ में एक बच्चा फेल नहीं हो सकता है, गारंटी रहती है मोस्टली। अब कोई बच्चा पढ़े ना, हमारी बातें ना माने, उसकी बात अलग है, लेकिन जितने बच्चे हमारी 100% बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हमारी बातें माने हैं, हम मान नहीं सकते कि वो हमारे सब्जेक्ट में फेल हो जाए, समझ लो। इस हिसाब से हमने मेड्यूल अपना बनाया है, इंस्टीट्यूट के मेड्यूल से इसीलिए मतलब ही नहीं रखते हैं, और बना सारा इंस्टीट्यूट के ही देख के है, ऐसा नहीं कि हमने अलग से कुछ चीज़ें लिख दी। तुम देखोगे मिलेंगे सारे पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स दिए होंगे, लेकिन अपनी तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है सारी चीज़ें। अगर मेड्यूल का ही ट्रांसलेट करके पढ़ा दिया जाए तो तुम लोग पढ़ने क्यों आओ फिर? हैं? ऐसे गूगल पे ऐसे स्कैन करो और लिखो ट्रांसलेट, वो सुनाता भी अब तो। समझ रहे हो? और क्या, फिर जरूरत क्या है अगर वही काम करना हो, है कि नहीं? फिर नीड नहीं है टीचर की। ये सारी चीजें पढ़ लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
पढ़ाएं आगे। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बात हमने ऊपर पूरा यही पढ़ा कि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि ये मीनिंग है उसकी कंसिडरेशन की कि बिना एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। जैसे कि एक एग्जांपल है, सलमान प्रॉमिस टू पे ऐश्वर्या 1000 रुपीज without any obligation from Aishwarya, then it will be wide contract as there is no consideration from Aishwarya towards Salman। मतलब सलमान ऐश्वर्या को 1000 रुपए देंगे लेकिन ऐश्वर्या कुछ नहीं देंगी, उनकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड होगा। समझ में आया? अब इसका एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा फिर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यही तो मतलब हुआ। मतलब कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? कुछ यहां पे चीजें दे रखी हैं। एक्सेप्शन, अंडर फॉलोइंग केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा भले ही आपका क्या कहते हैं कंसिडरेशन ना हो। अब इसमें 7 केसेस दे रखे हैं, एक एक केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई आपके लिए काम कर रहा है तो वो क्या होगा, वैलिड होगा। उसमें हो सकता है आपकी चीज़ें ना हो, मतलब एक तरफ से कंसिडरेशन ना हो। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग, कह रहे हैं रजिस्टर्ड हो अंडर लॉ में। इट इज मतलब ये कंडीशन है इसकी, 3 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। 4, सबसे पहले राइटिंग में होना चाहिए, दूसरी चीज रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड मतलब स्टैम्प सब उस पर लगा हुआ हो। तीसरी चीज नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया गया हो, और नियर रिलेशन हो, रिलेशन इन द सेंस तुम्हारे पापा और तुम्हारे बीच में से पापा ने तुमको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, विल, उसके बदले में तुम कुछ तुमको दे रहे हो, नहीं दे रहे हो ना, कि दे रहे हो कुछ है, नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट वो वाइड डिक्लेयर हो जाएगा? कहोगे आगे चल के हो सकता है लॉ कहे कि उसमें तो कंसीडरेशन ही नहीं है, तुम अपने पापा को क्या दे रहे हो, वाइड हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन में आ रहा है वो क्या, कि नियर रिलेशन का ट्रांजेक्शन है, पापा ही है हमारे। दूसरी चीज नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, वो अपने प्यार में, उनकी जायदाद हमारे नाम हो रही है। आगे कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर है, पूरा स्टैम्प बनवा के रजिस्टर्ड करवा के राइटिंग में लिख के तब वो हमारे नाम किए हैं। या तुम्हारे बाबा, काफी लोग जो ननिहाल साइड में कुछ नहीं होता है तो नाना लोगों की प्रॉपर्टी मिल जाती है, होता है ऐसा, क्यों? तो वो भी अगर देखोगे नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नाना भी तो नियर रिलेशन है। कभी कभी जो है ताऊ जी के लड़के बच्चे नहीं होते, उनकी भी प्रॉपर्टी मिल जाती है, ऐसे केसेस होते हैं। कभी कभी क्या होती है, जो वाइफ होती है तुम्हारी, वाइफ के वहां पे कोई नहीं होता है, समझ रहे हो, तो वहां की प्रॉपर्टी मिल जाती है, क्या है, नियर रिलेशन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं है, वो अपनी बिटिया को दे रहे हैं प्रॉपर्टी, जो तुम्हारे ससुर हैं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। क्या तुम उनको कुछ दे रहे हो? नहीं दे रहे हो ना, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या सर इसमें क्या दिक्कत होगी, घर वाले हैं सब, जो मन हो करें, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलेंटरी सर्विसेज। अब अपनी इच्छा से अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि वॉलेंटरी सर्विसेज मीन सर्विसेज डन विदाउट एनी रिक्वेस्ट, बिना किसी रिक्वेस्ट के अगर आपने सर्विसेज दे दी, इट विल बी वैलिड इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। द सर्विसेज हैव बीन डन वॉलेंटरी, अपनी इच्छा से सर्विसेज दी जा रही हैं। दूसरी चीज, द सर्विसेज शुड हैव डन फॉर द प्रॉमिसर, कह रहे प्रॉमिसर के लिए सर्विसेज की जा रही हो, जिसने ऑफर दिया। अगला पॉइंट क्या है, द प्रॉमिसर मस्ट हैव बीन एग्जिस्टेंट एट द टाइम व्हेन रिसीविंग द सर्विसेज, जिस समय वो सर्विस रिसीव कर रहा है उस समय वो जिंदा हो, एग्जिस्टेंस में हो। अगला क्या है, द इंटेंशन ऑफ द प्रॉमिसर मस्ट हैव टू कंपनसेट द प्रॉमिसी, जो इंटेंशन है प्रॉमिसर का वो होना चाहिए कि हम कंपनसेट करेंगे, और जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो लीगल नेचर की हैं,
मतलब अगर आप चाहें तो वॉलेंट्री नेचर की कोई भी सर्विस दे सकते हैं, बस ये जो 5 कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब अगर इसका एग्जांपल बात करें, जेठालाल फाइंड्स बबीता पर्स एंड गिव इट टू हर, बबीता प्रॉमिस टू गिव जेठालाल 50 रुपीज, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्होंने वॉलेंट्री पाया, मतलब अपनी इच्छा से ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे हैं। पर्स पाया, तुमने दिया, उन्होंने अपनी इच्छा से वॉलेंट्री 50 रुपए दिए हैं। नहीं, इसमें अगर देखा जाए तो अगर कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो ये वॉलेंट्री दे रहे हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पे, मतलब नो कंसिडरेशन है एक की तरफ से पहले, समझ रहे हो। अगर बबीता ये 50 रुपए नहीं भी देती हैं तब भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर दे देती हैं तब भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझ रहे हो। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट, ये क्या होता है सर। A promise by the debtor to pay time bar debt is also a valid contract। ये बोला जाता है कि मान लो एक डेप्थ होता है, जैसे कि तुमने लोन दिया है किसी को 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, ठीक है, तो वो लोन पीरियड जब खत्म हुआ उसके 3 साल के बाद उस लोन के लिए आप केस नहीं कर सकते। क्या बताया हमने कि लोन की जो मेच्योरिटी पीरियड होती है, मेच्योरिटी पीरियड के 3 इयर्स के बाद आप उसके लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 3 साल तक कहां थे मेच्योरिटी पीरियड के, पैसा नहीं मिला था, आना चाहिए था, तो 3 साल के बाद आप केस नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं टाइम बार डेप्ट। ये लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है, दूसरा एक्ट है कि 3 साल तक मिलना चाहिए, तो हम तुमको जितना जरूरी थी उतना पार्ट बताए दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 साल तक आप केस कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग कोर्ट में, उसके बाद नहीं कर सकते। अगर 3 साल के बाद मान लो वो टाइम बार हो गया, आप नहीं कर सकते हो केस, उसके बाद भी कोई आपको पैसा दे रहा है, मान लो 10 लाख का लोन था और आपको 3 लाख रुपए भी मिल रहे हैं या 4 लाख मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए फ्री ही है, समझ रहे हो। इसके बदले में कोई कंसीडरेशन कोई दे रहा है? नहीं दे रहा है, समझ रहे हो। इसके बदले में कोई कंसीडरेशन नहीं है, क्योंकि अगर देखोगे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर वो पे करे तब भी कुछ नहीं कर लोगे, ना करे तब भी कुछ नहीं कर लोगे, तो सर मार तो सकते। ये तो सर आपकी क्लासेस बड़ी वायलेंट वाली होती हैं, उड़ा दिया गाड़ी से किसी को है। आप प्रॉमिस बाय डेटर टू पे टाइम बार डेप्ट इज आल्सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई डेटर प्रॉमिस करता है, डेटर जिनसे आपको पैसा लेना है, कहता है हम टाइम बार्ड वाला पैसा देंगे। टाइम बार्ड मतलब जो बीत चुका है, हो सकता है उसके ईमान जाग चुका हो, समझ रहे हो, तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट प्रॉमिस मस्ट बी इन राइटिंग, प्रॉमिस राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय द प्रॉमिसर और हिज एथोराइज एजेंट, प्रॉमिसर के द्वारा साइन होना चाहिए और उसका एथोराइज एजेंट के द्वारा। द प्रॉमिस मे बी पे द होल और पार्ट ऑफ द डेब्ट। हमने कहा हो सकता है 3 लाख पे करें, 4 लाख करें, पूरा पूरा करते, बेस्ड ऑन हिज इच्छा, हिज विल, ठीक है। अब राम और लक्ष्मण 2 थे भाई। राम ओन्स लक्ष्मण 1000 रुपीज बट डेप्थ इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। बार्ड हो गया मतलब 3 साल बीत गए। राम साइन अ रिटन प्रॉमिस टू पे 500 रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ डेप्ट। कह रहे राम ने प्रॉमिस किया चलो हम 500 रुपए दे देंगे टाइम बार्ड के बाद में। द प्रॉमिस विल बी वैलिड एंड बाइंडिंग विदाउट एनी फ्रेश कंसिडरेशन। कोई भी कंसिडरेशन देने की नीड नहीं है यहाँ पे, फ्रेश कंसिडरेशन, ये बाइंड हो जाएगा कि 500 रुपए इनको देंगे। अब आगे क्या होता है, क्रिएशन ऑफ एजेंसी, अगला पॉइंट। एजेंसी में अगर देखोगे तो तुम लोगों ने एक चैप्टर शायद पढ़ा हो फाउंडेशन में, कंसाइनमेंट पढ़ा था। उसमें एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। तो अगर देखोगे तो प्रिंसिपल अपना सामान एजेंट को भेजता है कि हमारे एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये सामान तुम बेचोगे। अगर देखो तो प्रिंसिपल जो सामान भेजता है तो प्रिंसिपल की तरफ से तो कंसीडरेशन जा रहा है, एजेंट की तरफ से कुछ कंसीडरेशन है नहीं है। सर्विस दे रहा है उसके मतलब सैलरी ले रहा है, समझ रहे हो। जो सामान भेजा जा रहा है उसके बदले में कोई कंसीडरेशन नहीं है,
समझ रहे हो, सामान उसके पास रखा है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। अगर किसी एजेंट को अपॉइंट कर रहे हो, तुम्हारा एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, उसको आप चीजें दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, पैसे नहीं सॉरी सामान दे रहे हो, पैसे के बदले में तो सर्विसेज दे रहा है, तो कंसिडरेशन हो जाएगा, तो वो एजेंसी बोलता है। थस व्हेन पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ एजेंट हिज अपॉइंटेड इज वैलिड इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो उसका अपॉइंटमेंट वैलिड होगा। कंप्लीटेड गिफ्ट्स, ये क्या होता है? गिफ्ट्स वंस मेड कैन नॉट बी रिकवर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। अब तुम क्या करके गए, शादी में एक लिफाफा लेके गए या बर्थडे में कोई गिफ्ट लेके गए और दिया उनको, समझ रहे हो, दे के चले आए। अब तुम्हारी शादी पड़ी, उनके यहां से लिफाफा नहीं आया अब तुम कहने लगो हमारा वाला वापस करो जो हमने दिया था। क्या ऐसा कर सकते हो? एब्सेंस ऑफ कंसीडर कहोगे, हमारी तरफ से तो कंसीडरेशन था, हमने तो 1100 रुपए लिफाफे में डाल के दिए थे, तुम्हारी तरफ से कंसीडरेशन कहाँ है? मिसिंग है ना कंसीडरेशन, वापस करो। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। गिफ्ट ऐसे नेचर के होते हैं कि उन पे हम रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते, कंसीडरेशन की उम्मीद नहीं कर सकते गिफ्ट वाले केस में, इसीलिए उसको एक्सेप्शन में लिखा गया है। समझ रहे हो? गिफ्ट के केस में ऐसा नहीं कि हम किसी को, अगर मान लो किसी का बर्थडे है, हमने 2 लाख की चीज दे दी, तो बदले में वो भी हमको 2 लाख की हमारे बर्थडे में दे, हो सकता है बर्थडे भूल जाए। क्या चीज? नहीं नहीं, ये बोला जाता है ना कि जो है इसको एक्सेप्शन में रखा गया, इन एब्सेंस ऑफ कंसीडरेशन इसको हम लोग जो है ना ट्रीट कर ले, समझ रहे हो, इसीलिए बोला गया है कि इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के या फिर इससे कंसीडरेशन से बाहर रखते हैं, एक्सेप्शन में रखते हैं गिफ्ट के केस को, कि रिकवर्ड नहीं कर सकते किसी भी केस में, कि केस वेस कर दो जाके। इसीलिए मान लो गिफ्ट के केस में कोई केस कर दे, मान लो किसी ने हीरो वाला हार जड़वा के दिया है बिल्कुल, और बाद में केस हो जाए, समझ रहे हो। मान लो आप किसी को बढ़िया हीरो वाला हार जड़ा के दिए हैं, मतलब हीरो का हार दिए हो, उसके बाद 1-2 साल के बाद लड़ाई हो जाती है तो क्या रिकवर कर पाओगे? लॉ में लिखा गया नहीं कर पाओगे। गिफ्ट के नेचर से दिया था ना, गिफ्ट के नेचर से दिया, उस समय तो बहुत वो था कि हीरो का क्या पूरी जायदाद लुटा देंगे, तो कोर्ट कहेगी हमसे पूछ के दिया था क्या, समझ रहे हो। आपने अपनी विल से दिया है कंसीडरेशन, वो कंसीडरेशन अगर गिफ्ट के फॉर्म में दिया गया है तो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते, मतलब ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सामने वाला उसको रिटर्न करेगा, समझ में आया। एब्सेंस ऑफ कंसीडरेशन विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी गिफ्ट ऑलरेडी मेड। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, विराट गिव वॉच गिफ्ट टू अनुष्का ऑन हिज बर्थडे। विराट ने अनुष्का को उसके बर्थडे पे एक वॉच दिया। लेटर विराट कैन नॉट डिमांड वॉच बैक ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर इज नो कंसीडरेशन। क्या मान सकते हैं? कंसीडरेशन नहीं था, हमने तुमको वॉच दिया, तुमने क्या दिया बदले में, तुम भी वॉच दो एक, नहीं तो पुरानी वाली वापस करो, बहुत महंगी थी, समझे। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर करके हमने जो है मैच खेल के कमाया है पैसा, ऐसे थोड़ा वेस्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नीड्स नो कंसीडरेशन। अब ये क्या होता है आगे चैप्टर में पढ़ोगे, गारंटी बता दें, इसमें 3 पार्टी होती हैं, एक पार्टी पैसा देने वाला, दूसरा लेने वाला, और एक बीच में गारंटी देने वाला। तो जो गारंटी देता है बीच में उसको कुछ नहीं मिलता है, मिलता है कुछ, ठीक है, तो उसमें कोई कंसीडरेशन नहीं होता, फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझ में आया। रेमिशन, कह रहे रेमिशन मीन्स लेसर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट व्हाट इज एक्चुअली टू बी परफॉर्म्ड। हमने तुमको मान लो जो पढ़ाया वो जैसे सबको पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाए, हो सकता है तुम में से कोई बच्चा फाइनेंशियली बहुत वीक हो तो उसकी परफॉर्मेंस बाकी सबसे कम हो, मतलब बाकी सब लोग फीस दे रहे हैं 10,000 रुपीज, हो सकता है वो 5,000 देने के कैपेबल हो, तो हमने अप्रूव कर दिया उसको। तो अगर अप्रूव अगर किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कम पढ़ाएंगे, उसको आधा पढ़ा के भेज देंगे। हो सकता है कि एक पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो लेसर हो, लेकिन फिर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैलिड कंसीडरेशन होगा। समझ में आया? सातों के सातों पॉइंट डिटेल में डिस्कशन हुआ है। अगर कोई डाउट हो किसी पॉइंट में बताओ, हम और एग्जांपल दे देंगे। मजा आया? अच्छा, मजे के लिए पढ़ रहा
हंस रहे हो यार? याद आ गया क्या? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग में जो लिखा है वो आप रीड नहीं करते हैं ना। मतलब अच्छा, वो जो स्पेनिश में लिखा हुआ है हाँ। वो तुम लोगों के लिए, उसको पढ़ने की इतना ज़्यादा नीड